Hello friends, welcome to our channel Study Addicted. This is a lecture series of Indian Polity from मैम लक्ष्मीकांत। और ये जो हमारी एक MCQ टेस्ट सीरीज है जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिमिनरी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपकी जो बहुत ज्यादा जो हेल्प करेगी। और इसमें हम वही MCQ डिस्कस करते हैं जिनके लेक्चर जो हमने इंडियन पॉलिटी से जो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जो है पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये MCQ टेस्ट सीरीज को जो अटेम्प्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो है हम करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में पॉलिटी में जो है आप एटलीस्ट 95% से 100% तक जो है क्वेश्चन जो है सही मार्क करके आए। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली से है। विद रेफरेंस टू दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में देखिए, संविधान सभा के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है हुई थी और ये जो है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है इस्टेब्लिश की गई थी। और ये जो कैबिनेट मिशन ये जो 1946 में आया था, इसमें 3 जो है ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर अलेक्जेंडर। तो ये आपने ध्यान में रखना, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर जो है 3 जो ब्रिटिश कैबिनेट के जो मिनिस्टर थे, इस कैबिनेट मिशन के जो पार्ट थे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको बोलते हैं हम, इसका पर्पस था एक नया संविधान भारत के लिए बनाना। और ये जो रिकमेंड किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है। तो जहां जहां हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट अब ए और सी में से जो ये हमारा आंसर होगा, 2 ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट आता है, विद द पासिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम अ सोवरेन बॉडी। इट इज आल्सो वेरी मच ट्रू फ्रेंड्स। जैसे ही हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो पास होता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, ये एक जो है सोवरेन बॉडी बन जाती है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन ऐसे प्रभुत्ता जो है, इसको हिंदी में बोला जाता है। सोवरेन होता है मतलब कोई ऐसी बॉडी जिसको कोई और बॉडी कंट्रोल नहीं करती, हाईएस्ट बॉडी जो होती है, या जो जिसको जो है हम इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी कंट्री जो किसी और कंट्री के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती और वो इंडिपेंडेंट होती है, उसके अपने रूलर्स के द्वारा जो है वो कंट्रोल होती है, उसको हम सोवरेन कंट्री या सोवरेन बॉडी जो बोल देते हैं। तो ये बहुत ही ट्रू बात रहती है फ्रेंड। जैसे ही हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो एक सोवरेन बॉडी बन जाती है और इसको जो है पावरें दी जाती हैं कि इसने जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत के लिए जो बनाना था। और इसको ये भी पावरें जो है दी जाती है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत कि ये कोई भी लॉज इन द मीन टाइम जो है कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है फ्रेम कर सकती है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो अवर राइट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। ये यहाँ पर आप जो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, उसमें जो है 3 जो है ब्रिटिश कैबिनेट जो मिनिस्टर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर अलेक्जेंडर। और इन्होंने रेकमेंडेड किया था सेटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो ब्रॉड की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो सोवरन नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमारा, और इसकी पावर्स भी लिमिटेड थी, लेकिन बाद में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947, तो इससे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो जो है एक सोवरन बॉडी बन गई। और ये जो बिल्कुल फ्री थी टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एज इट प्लीज, जैसा ये संविधान बनाना चाहती थी वैसे बना सकते थे। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये पावर किया कि ये जो है फ्रेम कर सकती है लॉज फॉर इंडिया, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है इफेक्ट में नहीं आता है, लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आजकल जो है स्टेट पीएससी या यूपीएससी में जो पूछे जा रहे हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस called it a slave constitution that attempted to strengthen and perpetuate the economic bondage of India. This above statement describes which of the following act। तो देखिए, इसमें बोलने का मतलब यह है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने जो है इस एक्ट को जो है स्लेव कॉन्स्टिट्यूशन कहा था कि अगेन ये जो है मतलब भारतीयों को जो है स्लेव बनाने का जो है इसमें काम किया गया है। और एक अगेन से एक अटेम्प्ट किया गया है जिसमें स्ट्रेंथन और मजबूत किया जा रहा है भारतीयों को स्लेव बनाने का काम। और दूसरा परपेचुएट, और इसमें और यादगार जो बनाई जा रही है, जो इकोनॉमिक बॉन्डेज जो रही, आर्थिक जो बॉन्डेज जो है भारतीयों की जो ब्रिटिश राज में रही, उसको जो है इसने और यादगार जो है बना दिया है और स्ट्रेंथन कर दिया है। तो ऐसा किस एक्ट के बारे में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था? तो ये बिल्कुल एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था कि ये जो है एक और अटेम्प्ट और कोशिश है भारतीयों को और मजबूती से गुलाम बनाने की, और उनको दोबारा से उनकी मतलब जो इकोनॉमिक बॉन्डेज थी उसको याद दिलाने के इसमें जो काम किया गया था। तो ऐसा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जो है कहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, इसको जो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1935 में, और ये 1937 में जो है ये इफेक्ट में आ गया था। और ये जो है
मेड किया गया था ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी, जिसको जो हेड किया था लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा। ये जो सेटअप की गई थी टू हाउसेस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो नेशनल लिबरल फेडरेशन थी, इस पार्टी को छोड़ के बाकी जितनी भी मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया में, उन्होंने जो है इसका एक नेगेटिव व्यू जो है इस एक्ट का जो है लिया था। सिर्फ और सिर्फ नेशनल लिबरल फेडरेशन ने जो इसका सपोर्ट किया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको जो है स्लेव कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, दासों का जो है संविधान इसको कहा था, जिसमें जो है कोशिश की गई थी और मजबूत बनाने की भारत को, और भारतीयों को और मजबूती से स्लेव बनाने की इसमें जो कोशिश की गई थी, और परपेचुएट और उनकी जो है दोबारा से हुई बॉन्डीज थी, उसको जो इसने जो यादगार बना दिया था। ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो इसके बारे में कहा था। अगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अपॉइंटेड की नंबर ऑफ कमिटीज डील करने के लिए डिफरेंट टास्क जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग थे। तो इसमें पूछा गया है कि किन किन कमिटीज को जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो हेडेड किया गया था। अगर देखिए आपको ये क्वेश्चन पूरा भी नहीं आता है, लेकिन आपको इतना पता है कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने जो इंटीग्रेशन जो है प्रिंसली स्टेट्स की जो है हमारी कंट्री में जो की थी। तो इसलिए ये जो प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, इसको हेड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इलिमिनेट हो जाएगा। तो जहां जहां पर 4 है उसको आप काट दीजिए, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी कि जो यूनियन पावर्स कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, और जो स्टेट्स कमेटी थी, इनको हेडेड किया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो देखिए जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, उसमें बहुत सारी जो समितियां जो कमेटी जो बनाई गई थी, जिनका मेन काम था संविधान निर्माण करना। तो इनमें से जो 8 जो हमारी काफी मेजर कमेटीज थी, और बाकी जो है माइनर कमेटीज थी। तो इंपॉर्टेंट जो कमेटीज थी उनमें थी हमारे पास यूनियन पावर्स कमेटी, जो कि चेयर की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जो कि ऑल्सो चेयर की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा चेयर की गई थी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा चेयर की गई थी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स कमेटी जो है, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट कहता है हमारे पास, which of the following rights is are covered under the article 21 of the Indian constitution? Right to travel abroad, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India। देखिए जो हमारा पार्ट थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, उसमें देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास जो है दिए गए हैं। पहला जो फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी रहेगा फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद रहेगा, ध्यान रखिए यूपीएससी 2020 में भी जो है इस पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो अनटचेबिलिटी, वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, वो किस फंडामेंटल राइट का पार्ट आता है? तो वो जो है राइट टू इक्वालिटी का पार्ट आता है अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6 फंडामेंटल राइट्स में पहला राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट हमारे पास राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 to 22 रहेगा। फिर उसके बाद रहेगा हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24। उसके बाद रहेगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। उसके बाद फिफ्थ जो फंडामेंटल राइट है हमारे पास, वो है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जो हमने भी रिसेंटली डिस्कस किया था 29 to 30। और लास्ट जो फंडामेंटल राइट है सिक्स्थ, वो रहता है हमारे पास राइट टू कंस्टिट्यूशन रेमेडीज 32, जिसके तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो आप जा सकते हैं। अब ये जो राइट टू फ्रीडम है फ्रॉम आर्टिकल 1929, इसमें ये जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 की हम बात करें तो इसमें जो हमें प्रोटेक्शन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमें जो मिलती है, जिसमें सबसे पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के आप पीसफुली जो है असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। राइट टू फॉर्म यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने का फंडामेंटल राइट्स जो बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा जो ऐड किया गया था। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप फ्री हैं, आप किसी पार्ट ऑफ कंट्री जो है मूव कर सकते हैं फ्रीली। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और सिक्स्थ रहता है कि आप किसी भी तरह का ट्रेड, प्रोफेशन या व्यापार जो है किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में, किसी भी टेरिटरी में जो है कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनल रेस्ट्रिक्शन है। कुछ हमारे ट्राइबल एरियाज है, वहां पर एंट्री जो है रेस्ट्रिक्ट रहती है। तो ये जो दो राइट्स हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी आर्टिकल 19 में आएगा। और राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी हमारे जो है आर्टिकल 19 में आएगा। अब देखिए मान लीजिए कि आपको राइट टू ट्रेवल अब्रॉड के बारे में पता भी नहीं है, फिर भी सेकंड और थर्ड जो है आपका जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है एलिमिनेट हो रहा है।
तो जब सेकंड और थर्ड दोनों ही नहीं होंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बच जाएगा ए। तो आर्टिकल 21 के तहत हमारे पास राइट टू ट्रेवल अब्रोड यानी कि विदेश में यात्रा करने का जो राइट है वो आर्टिकल 21 के तहत जो आता है अंडर दी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और अगर आपने अपनी कंट्री में थ्रू आउट ट्रेवल करना है तो वो जो है राइट जो रहता है आपका वो आर्टिकल 19 के तहत जो है आपको जो है फंडामेंटल राइट वो मिलता है। आप यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, जो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जो है कम्स रहता है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ 6 साइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। और राइट टू ट्रैवल अवॉर्ड कम्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर द आर्टिकल 21। और ध्यान रखें राइट टू प्राइवेसी जो कि जस्टिस पोटास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो फंडामेंटल राइट, इज आल्सो अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी एनजीटी है ये भी जो है हमारे जो है इंस्पिरेशन विड्रॉ करती है फ्रॉम द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनजीटी भी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो कि एनजीटी 2010 के द्वारा जो है इस्टेब्लिश हुई थी और आर्टिकल 21 के तहत जो है ये जो है प्रेरणा जो लेती है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो है आर्टिकल 21 के अंदर ही जो है कवर होता है, उसे ये इंस्पिरेशन देती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद हमारी जो है थर्ड कंट्री है जिसके पास जो एनजीटी है। और एनजीटी का जो चेयरमैन है, चेयरमैन जो एनजीटी को रिटायर्ड जज जो होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, और प्रेजेंट जो हमारे एनजीटी के चेयरमैन वो आदर्श कुमार गोयल हैं। एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड कोई भी केस होते हैं तो उनको उनका जल्दी से निपटारा करने के लिए जो एनजीटी को जो फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है विद रेफरेंस टू दी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो फ्रेम हुआ है एक सेक्रेटरी ऑफ मलकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वर्डिक्ट दी थी कि जो माइनॉरिटीज के जो राइट जो रहते हैं टू इस्टेब्लिश एंड एडमिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसमें उनके पास जो है राइट रहता है कि वो चूज कर सकते हैं इसकी गवर्निंग बॉडी, अपॉइंट कर सकते हैं इसके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, और टू सेटअप कर सकते हैं इट्स ओन फीस स्ट्रक्चर। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो आपकी जो है करेक्ट इसमें हो जाएंगी। ये हम अपनी स्क्रीन पॉज करके जो इस केस के बारे में पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट केस है सेक्रेटरी ऑफ मलकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो राइट है माइनॉरिटीज का जिसमें वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसमें इनके पास जो है राइट रहता है कि ये चूज करते हैं इसकी गवर्निंग बॉडी, इसके अपॉइंट कर सकते हैं इसके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ चॉइस एंड सेट अप रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर, और ये यूज कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज एंड सेट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और ये जो राइट जो रहता है माइनॉरिटीज का टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये जो है अंडर द आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है राइट इनको जो है दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक मैंने इसे रिलेटेड लेक्चर्स आपसे डिस्कस नहीं किए हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट्स। देखिए पार्लियामेंट के पास जो है ओवरराइडिंग पावर रहती है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी जो है कानून बना सकते हैं। इसमें पहला प्रोविजन है कि अंडर द आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर राज्यसभा जो है एक रेजोल्यूशन पास कर देती है कि नेशनल इंटरेस्ट देश के हित में है कि पार्लियामेंट को जो है स्टेट लिस्ट में जो लॉ बनाना चाहिए तब पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है। सेकंड रहता है कि अगर 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट करे तब भी पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है लॉ बना सकती है। तीसरा रहता है ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है या प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी जो है पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है लॉ बना सकती है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है टू जो ये जो एक्ट है प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये जो है पार्लियामेंट ने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है ये एक्ट बनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 पार्लियामेंट ने खुद से बनाया था, इसमें स्टेट ने किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की थी। और आप ध्यान रखें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये जो है 1974 में जो एस्टेब्लिश की गई थी अंडर दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। और ये पावरें जो है ऑल्सो ड्रॉ करती है ये फ्रॉम एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और शिवदास मीना जो करंट इसके चेयरमैन है। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स जो रहता है वो भी इसी के द्वारा जो लीज किया जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसमें पर्टिकुलर मैटर 2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और अमोनिया को जो है देखा जाता है, इनकी क्वांटिटी जो है एयर में देखी जाती है। और ये जो इंडेक्स रहता है इसकी जो मेजरमेंट रहती है 0 to 500 रहती है। अगर 0 to 50 है तो ये जो गुड है, 51 to 100 है सेटिस्फैक्टरी,
101 to 200 है तो इट इज moderate, 201 to 300 is poor, एंड 301 to 400 इज वेरी पुअर, और 401 to 500 है तो ये जो है सेवर की कैटेगरी में आ जाता है। और आजकल दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है सेवर कैटेगरी में चली हुई है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि जब जो लेजिस्लेटर्स जाते हैं 2 और मोर स्टेट्स के, वो एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो लॉ बनाए मैटर ऑन द स्टेट लिस्ट, तो पार्लियामेंट जो उसके ऊपर जो लॉ बना सकती है। सम एग्जांपल इसमें रहते हैं प्राइज कंपटीशन एक्ट ऑफ 1955। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है और पहले भी यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टेट पीएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको आप याद कर लें। प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन 1976 एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। ये एक्ट जो है पार्लियामेंट से ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स जो है इसको जो है बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833। तो इसने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे और उनको वेस्टेड कर दी थी उन्होंने मिलिट्री एंड सिविल पावर्स जो रहती है पूरी पूरी इंटायर कंट्री की। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो टाइम पीरियड है वो 1828 टू 1835 रहा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और सती प्रथा को बैन करना उनके कार्यकाल का एक बहुत अच्छा काम रहा। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो गिवन की गई एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, कानून बनाने की शक्तियां थी, इस कानून के द्वारा उनको जो स्नैच कर दिया गया। और ये पावर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये जो सॉरी पावर, ये जो पावर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है दे दी गई थी। देखिए चार्टर एक्ट 1833 या रेगुलेटिंग एक्ट 1833 ने जो है जो बॉम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी कानून बनाई शक्तियां वापस ले ली थी, लेकिन इसको रिस्टोर जो है दोबारा से जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने जो है किया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने ही जो है वायसराय को पावर दी थी कि वो जो ऑर्डिनेंस जो इशू कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट जो इसमें जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, भी कौन कौन से वर्ड जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। 13 दिसंबर 1946 जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव की गई थी। सोवरन, जस्टिस, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी ये वर्ड इसमें थे। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि फ्रेटर्निटी वर्ड जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था, तो जहां जहां पर भी 5 आपका रहता है वो कट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो इनमरेटेड जो वर्ड है ये भी काफी सिग्निफिकेंस का है। मान लीजिए आपको मेंस में क्वेश्चन आता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को इनमरेटेड करके लिखिए, तो आपने उसमें नंबर वाइज करके लिखना होता है। इसका मतलब होता है कि नंबर वाइज करके लिखना, आपने 1 2 3 4 करके। मान लीजिए आपको आ जाता है कि इनमरेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने उनको जो नंबर वाइज उस तरह से जो है लिखना होता है। तो जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनमरेटेड है, दिए गए हैं, उनके गार्डियन जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो अंडर द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एस्टेब्लिश हुए हैं। और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट जो हमारे एस्टेब्लिश हुए हैं। और आजकल इन प्रेजेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में 34 जो जजेस हैं। और एस ए बोबडे, शरद अरविंद बोबडे जी जो आजकल जो प्रेजेंट सीजीआई है। 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ऐसे बोबडे जी हैं। इन डिटेल हम नेक्स्ट जो चैप्टर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिट्स। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट्स इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंदर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हाई कोर्ट अंदर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स इशू कर सकते हैं। रिट्स जो 5 तरह की होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो ब्रांटो। क्यो ब्रांटो रिट होती है भी किस वेरिएंट के तहत जो है कोई जो बंदा है, कोई पर्सन है, वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, किस ऑर्डर के तहत पब्लिक ऑफिस को उसने होल्ड किया हुआ, दैट इज क्यो ब्रांटो। हेबियस कॉर्पस होती है जिसमें हम डिटेंशन जो है चेक करते हैं। मैंडेमस होती है कमांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी को जो किसी काम के लिए कमांड करती है, या किसी पब्लिक ऑफिशियल को जो है अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कमांड करती है। सर्टियोरी सर्टिफाइड करना होता है। और प्रोहिबिशन जो है लोअर जुडिशरी को हाई जुडिशरी के द्वारा जो है उनकी जुडिक्शन से बाहर काम करने से जो रोकती है। और अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट जो इंपावर कर सकती है एनी अदर कोर्ट को कि वो रिट जो इशू करे, लेकिन सो फार पार्लियामेंट ने किसी अदर कोर्ट को पावर नहीं दी है रिट इशू करने की। तो इन प्रेजेंट हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछा हुआ है कि नॉट करेक्ट, कौन सी इसमें सही नहीं है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है ठीक है, तो कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड आर इनकरेक्ट, तो डी इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को इस तरह से जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप चाहते हैं कि मैं आप तक इसी तरह वीडियोस लाते रहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, हमें दूसरों की हेल्प जो करनी चाहिए।
थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।